नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो हिंदी पेडागोजी से रहने वाला है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पठन उपागम, बाल साहित्य और स्वर्णिम उपागम यानी कि फोनेटिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमने सीटेट जुलाई से लेकर सीटेट 2011 तक आए हुए लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो अभी ट्रेंड्स में है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न गारंटी से इस वीडियो से आपके सही हो जाएंगे। अगर आपके पास समय कम हो तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा गया है। पोर्टफोलियो आप जानते हैं बच्चे का जो होता है यानी कि विद्यार्थी है उसका एक तरीके से पूरा ब्यौरा होता है, उसमें उसकी पूरी जानकारी होती है। ठीक है, जैसे बच्चे का जन्म तिथि, नाम, आधार कार्ड नंबर, इस तरीके की सारी जानकारी होती है उसमें, विद्यालय का नाम, कक्षा, सब कुछ। कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है, कौन सा नहीं रखा जा सकता, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कक्षा में हुई चर्चा, क्योंकि जो क्लास में हुई चर्चा को शामिल नहीं किया जा सकता है इसमें। बाकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि क्लास में हुई चर्चा आपसी एक बातचीत है, बाकी जो चीज़ें हैं बच्चे की चित्रकारी है, बच्चे की जो वर्कशीट है, या बच्चे के जो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि एक अच्छे में, ठीक है, सभी वाक्य के मुख्य विचार या थीम को उभारने में मिलाकर कार्य करते हैं। किसमें? अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेज या संपादन। तो ध्यान रखिए जो एक अनुच्छेद होता है, ठीक है, अनुच्छेद का मतलब आप समझते हैं एक कोई पैराग्राफ अच्छे से दिया हो, लेकिन उस पैराग्राफ की ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें जो सेंट्रल थीम है या उसका जो विचार है, एक तरीके से शीर्षक है, ठीक है, उसको वो अच्छे से उभारे, उसके बारे में अच्छे से जानकारी सामने आए, तो उसे क्या कहेंगे? अनुच्छेद। ठीक है, प्रारूप एक ड्राफ्ट होता है तो इसमें जानकारी नहीं होती है इस तरीके से उस थीम को उभारने की, और ना पैराफ्रेज और ना संपादन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है तीसरे प्रश्न का वो होगा गहन पठन। गहन पठन किसी विशिष्ट, ठीक है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, कुछ विशिष्ट कार्य करना होता है तो हमें गहन पठन की आवश्यकता होती है। और पंक्ति दर पंक्ति बिल्कुल एकदम डीपली, इसे कहते हैं डीपली, जैसे नाम ही है इसका डीप रीडिंग, तो यानी डीपली पंक्ति दर पंक्ति बिल्कुल पढ़ना। देखिए विस्तृत पठन होता है, रुचि के अनुसार पढ़ते हैं हम, ठीक है, जिस बच्चे में पढ़ने की अगर रुचि होती है, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ना या कहानियाँ, कविताएं स्वतः पढ़ना, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। सस्वर पाठन यानी एक स्वर में पाठन करना, निर्देशित यानी डायरेक्टेड पाठन अकॉर्डिंग टू द टीचर। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भाषा अधिगम में संदर्भ, ठीक है, कोई रेफरेंस है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वे विद्यार्थियों को, यानी कि अगर कुछ हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हम हाथी से संबंधित कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और हाथी के बारे में हम पहले से ही कुछ बता देते हैं, कुछ नॉलेज दे देते हैं, तो वो इस तरीके से क्या भूमिका निभाएगा। तो व्याकरण के नियम याद कर रखने में मदद करता है। ये तो कल नेगेटिव ही है, कीवर्ड है, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में भी मदद नहीं करेगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करे, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत करे, लेकिन सबसे सही आंसर होगा इसका कि कविता और कल्पना परक कहानी लिखने में या कहानी पढ़ने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो वाइगोत्स्की है उनसे ध्यान रखिए, 2-3 पद बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। एक तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, दूसरा मदद या सहारा, इनसे ही संबंधित है, जिसे हम पाड़ कहते हैं। ठीक है,
पाड़ या स्कैफोल्डिंग अंग्रेजी में, और जिसे मचान भी कहते हैं या ढांचा भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर ढांचा शब्द या मचान शब्द आए या मदद आए या सहारा आए, ये सारे एक ही वर्ड है, ठीक है। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है। लेपाइगोस्की एक यहाँ पर रह गया MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि अधिक से जानकार। ये सारे कीवर्ड्स किससे संबंधित हैं? लेपाइगोस्की से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? वो होगा भाषा अर्जन उपकरण। हालांकि ध्यान रखना यहाँ पे कि लेपाइगोस्की ने भाषा पर बहुत जोर दिया है, ठीक है, भाषा पर जोर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके के ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग भाषा अर्जन उपकरण इसमें शामिल नहीं होगा। लेपाइगोस्की का हमारा सेपरेट वीडियो भी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इन सारे जो पॉइंट हैं इनके बारे में अच्छे से हमने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्वनिग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ठीक है, स्वनिम मतलब फोनेटिक्स कहते हैं, जो कि ध्वनि की यानी कि अक्षर शब्द इन सब की सबसे छोटी जो इकाई होती है, ठीक है, उसकी जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके कि ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने यानी कि फोनेटिक्स को पहचानने प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना। देखिए, जब सबसे पहले बच्चा क्या स्टार्ट करता है? सबसे पहले वो फोटो देखना स्टार्ट करता है, फोटो देखता है सबसे पहले, और फोटो से किसी ध्वनि तक आने के लिए या यहाँ पे कुछ अक्षर तक आने के लिए, जैसे छोटा आ तक आने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए बीच में जो गैप है इसकी पूर्ति के लिए जो चीज़ है वो कहलाती है स्वनिम, ठीक है। एक तरीके से फोनेटिक्स है वो, कि ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य यानी कि जो ध्वनिग्राम, ठीक है, अब बच्चा छोटा आ बोलने के लिए तैयार है, पहले वो फोटो देख रहा है, बाद में वो छोटा आ बोलने के लिए तैयार है, ठीक है। इसके जो मध्य संबंध स्थापित होगा वो फोनेटिक्स स्थापित करती है, तो इन दोनों के बीच आती है फोनेटिक्स। तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बिल्कुल गलत है। बोली की भाषाएं नहीं होती बल्कि एक भाषाओं में कई बोली शामिल हो सकती हैं, ठीक है। बोली और भाषा एक ही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं बहुत सारी, ठीक है, बोलियां होती हैं, सॉरी, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। बोली और भाषा शारीरिक रूप से बोधगम्य है, गलत, ठीक है। तो सही आंसर होगा एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। इसे आप आसानी से समझ रहे होंगे, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे? देखिए, दो तरीके के कौशल होते हैं, एक ग्राह्य कौशल, ठीक है, जो एक तरीके से हम जिससे हम सीखते हैं, ठीक है, या हम जिनसे सुन के चीज़ों को सीखते हैं। एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिनसे अब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, तो एक होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। एक ग्राह्य, जैसे हम टीचर के द्वारा, जैसे कोई बच्चा है, ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा है, चाइल्ड, और वो किसी टीचर के द्वारा सीख रहा है, तो जो टीचर के द्वारा सीख रहा है जो बच्चा, तो उसे कहेंगे ग्राह्य कौशल, ठीक है। अब बच्चा अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा है, उन्हें कहेंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। तो जो ग्राह्य कौशल के अंतर्गत आएगा वो आएगा पठन और श्रवण, यानी कि पढ़ना और सुनना, ठीक है। और जब अभिव्यक्तात्मक की बात आएगी तो इसमें आएगा लेखन और वाचन। भाई, अपनी अभिव्यक्ति कैसे होती है? लिख के या बोल के, ठीक है। जबकि ग्राह्य कौशल में क्या आएगा? पठन और श्रवण। यहाँ से ध्यान रखिए, प्रश्न जरूर आता है। तो ग्राह्य कौशल पूछा है तो इसको कहते हैं पठन और श्रवण। एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं, अभिव्यक्तात्मक कौशल को उत्पादक, ठीक है, कौशल भी कहते हैं। कहीं कहीं उत्पादक शब्द का भी इनके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। तो अगर उत्पादक कौशल की बात आए तो भी आप लगाएंगे लेखन और वाचन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि शब्द संपदा यानी कि जो शब्द भंडार है, सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए, यानी कि जो पशु या वाहन वाले खिलौने हैं उन्हें लेकर आए, किसके? अपनी शब्द भंडार को इंक्रीज करने के लिए। तो भाषा शिक्षण शास्त्र यानी कि जो लैंग्वेज पेडागोजी है की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? तो ये खिलौने ध्यान रखिए वास्तविक सामग्री कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगी? वास्तविक सामग्री, जिससे शिक्षण
अधिगम सामग्री कहा जाता है। शिक्षण ये अधिगम सामग्री यानी कि सीखने में जो मदद करती हैं वो सामग्री क्या कहलाएंगी? शिक्षण अधिगम सामग्री की वास्तविक सामग्री या रियलिया। ठीक, इससे ही प्रश्न आता है। तो ये शिक्षण सामग्री, वास्तविक और ये सब गलत है, तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? ठीक है, यानी कक्षा 3 की एक बच्ची है जो क्या कर रही है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाना, संकेत खोलना, अर्थ निर्माण और अर्थ के लिए पठन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो संकेत खोलना या डिकोड करना, क्योंकि जब वो पढ़ लेती है, अक्षर समझ लेती है या पढ़ लेती है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? डिकोड करना, यानी जो लिखा हुआ है। देखिए, जब तक हम पढ़ना नहीं सीखते हैं या कोई बच्चा है, ठीक है, और वो पढ़ना नहीं सीख रहा है, तो उसके लिए जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा? एक तरीके से उसे क्या है? एनकोडिंग है, यानी कि वो जान ही नहीं रहा है कि ये ABCDEFG कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जब वो इन अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है तो उसको क्या कर रहा है? वो डिकोड कर रहा है। ठीक है, यानी वह जब उनको समझना शुरू कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो डिकोड कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिकोडिंग। अर्थ निर्माण नहीं, क्योंकि अर्थ निर्माण इससे एक कदम और आगे की प्रक्रिया है। ठीक है, और अर्थ के लिए पठन, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये और एक कदम आगे की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो संकेत बनाना तो एनकोडिंग तो पहले ही होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे स्क्रैबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, जैसे मैं यूपी गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे जो 1 से 5 तक के स्कूल्स होते हैं, वहाँ कम से कम 2 फीट की ग्रीन पट्टियाँ होती हैं नीचे, ठीक है, दीवारों पर। और 6 से 8 तक के जिन्हें यूपीएस स्कूल अपर प्राइमरी कहा जाता है, वहाँ रेड कलर की पट्टी मिलेंगी। ठीक है, ये पट्टियाँ चूंकि ग्रीन और रेड, ठीक है, विशेषकर ग्रीन कलर की पट्टियाँ 1 से 5 के लिए, यहाँ पर ये कोशिश होती है कि बच्चा चौक द्वारा कुछ लिखे। रिकबलिंग मतलब होता है एक तरीके से ये गेम है, जैसे शायद मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जो हम इस तरीके का कुछ गेम खेलते हैं, कट और वो बनाना। ठीक है, इस तरीके कुछ गेम खेलते हैं। और चित्रकारी करना, कुछ बनाना। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कुछ है तो ये समझ लीजिए ये ग्रीन पट्टियों का यूज करता है बच्चा। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग में स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, तो जब बच्चा सबसे स्टार्ट करता है अपना स्कूल, क्योंकि उसे तो बार बार लिखना है, मिटाना है। ठीक है, तो ये कहलाता है आरंभिक साक्षरता। ठीक है, हाथ व आँख का समन्वय, लेखन विकास, चित्रकारी सीखना नहीं, बल्कि पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता एवं अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो तुकबंदियों और शिशु गीतों का देखो, व्याकरणिक क्षमता तो प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल भी जो है निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो व्याकरणिक क्षमता जहाँ पर आएगी, एक मानकीकरण शब्द आएगा या मानकीकरण की बात आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन की, वहाँ पर क्या होगा? वो निगेटिव कीवर्ड होगा। तो क्या नहीं है? एकदम सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। ठीक है, वह अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित होता है? यानी वो कक्षा 5 में है अभी, लेकिन जब वो कक्षा 3 में आया था तो मान लीजिए वो हिंदी पढ़ रहा था अपनी मातृभाषा को। ठीक है, अब जब वो 5 में आ गया है तो धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंग्लिश पढ़ना सीख रहा है। अब ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। तो इसको कहते हैं कौशल अंतरण। इसको कहेंगे कौशल अंतरण। कौशल अंतरण क्या है? जब एक भाषा या एक कार्य या कोई स्थिति परिस्थितियां हैं, उनसे जो ज्ञान बच्चा सीख रहा है उसका उपयोग
दूसरे कार्य या स्थितियों परिस्थितियों में अगर उसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कौशल अंतरण। यानी कि अगर उसने हिंदी में जो कुछ सीखा है उस हिंदी की मदद से वो इंग्लिश को थोड़ा बहुत सीख पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी सहायता ले रहा है हिंदी की, यानी कि हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो इससे क्या उसे हेल्प मिल रही है, तो इसे कह रहे हैं वो अपनी स्किल का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो इसे कहते हैं कौशल अंतरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि एक अध्यापक विद्यालय कक्षा की बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है, यानी वह शब्द, फिर शब्द समूह, फिर शिशु गीत यानी वाक्यों की बात आ गई, फिर तुकबंदियों राइमिंग की भी बात आ रही है, फिर वो कहानियों को भी से परिचित करा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, समग्र भाषा का अनुसरण कर रहा है, यानी संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। शब्द, फिर शब्द समूह, फिर वाक्य, राइमिंग, कहानियाँ, तो क्या होगा, ऑप्शन पहला सही होगा, समग्र भाषा उपागम। तो शब्द विधि, स्वर्णिम उपागम, समग्र वाक्य उपागम नहीं है, बल्कि वो पूरी कहानियाँ, कहानियाँ किस अनुच्छेद होते हैं कहानियाँ, ठीक है, तो पूरे अनुच्छेद की भी बात हो गई, तो सिर्फ वाक्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समग्र भाषा उपागम। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से होता है, यानी बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इस स्टेटमेंट को किसने कहा है, ये सही ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, गलत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम रूप में होता है। तो जब अनुकरण और पुनर्बलन, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट जैसे ही आ जाए, आप समझिए सीधा सीधा आंसर वहाँ स्किनर पर जाता है, BF स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट्स ये बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ जैसे जैसे आप कीवर्ड को ध्यान रखिए कि अनुकरण और पुनर्बलन आया तो बेटा हो गया स्किनर, और भाषा जो सीखने की जो प्रवृत्ति जन्मजात होती है या क्षमता जन्मजात होती है तो नॉम चॉम्स्की। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में वाक्य ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल दे रही, स्वर विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर विज्ञान, ठीक है, एक तरीके से फोनेटिक्स पर ही, क्योंकि ध्वनि की बात हो रही है, वाक्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना आकृति की बात हो रही है, ना अर्थ की बात हो रही है। तो ध्वनियों की संरचना, बेटा जैसे ही देखेंगे ध्वनि, तो स्वर विज्ञान सही आंसर होगा, कि संरचना और क्रम को नियंत्रित करने की बात की जा रही है तो स्वर विज्ञान, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। ये कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है, सिर्फ एक पहलू है किसका, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जीन पियाजे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ एक कीवर्ड आ गया, उन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना, ठीक है, जितना कि लेव वाइगोत्स्की ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वाचन या बोलना किसका प्रकार है, यानी बोलना, सिर्फ बोलना क्या होगा इसमें, दृश्य नहीं, भाषिक इंद्रिय, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। सुनना या स्पर्श करना इसके अंतर्गत थोड़ा ना आएगा, बोलना भाषिक इंद्रियों के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्वभौमिक व्याकरण जैसे ही आएगा यूनिवर्सल ग्रामर, इसकी जो अवधारणा है वो नॉम चॉम्स्की से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। 21 देखिए, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें। अध्यापक किससे प्रेरित है, प्रभावित है, ठीक है। तो ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं में, जैसे ही संरचनाएं आएगा और ध्वनिग्राम आएगा, आप सीधे समझेंगे संरचनात्मक उपागम, ठीक है। क्या कह रहा है कि ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह बना ले, तो सही आंसर होगा संरचनात्मक। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव या कार्यात्मक या कोश विषयक नहीं, वोकैब्युलरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि संरचनाओं की बात हो रही है। तो सीधे सीधे क्या होगा, थर्ड ऑप्शन संरचनात्मक उपागम। 22 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या कूट जिसे कहते हैं एनकोडिंग कहते हैं, को बनाने वाला एनकोडर कौन होता है। एनकोडर वो होता है बेटा, देखो एक तो होता है यहाँ से इनपुट देते हैं, तो एक तो होता है प्रेषक,
फिर एक होता है बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, एक होता है माध्यम, ठीक है, और एक होता है रिसीवर, यानी कि जो ग्रहण करता है, यहाँ पे समझ लीजिए, तो इसे कहेंगे रिसीवर हो गया, ठीक है। तो जो प्रेषक है वो एनकोड करता है, ठीक है, और ये माध्यम है, इसकी सहायता से जो रिसीवर है वो इसको क्या करता है, डिकोड करता है। तो जब डिकोड की बात आएगी तब आप रिसीवर पे पहुंचेंगे, ग्रहणकर्ता पे, ठीक है। और जब एनकोड की बात आएगी तो क्या होगा, प्रेषक। जैसे पुस्तक है, उसमें कुछ ABCDEF जैसा कि मैंने अभी बताया था लिखा हुआ है, अब बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है इसके लिए, तो उसके लिए तो क्या है, ये एनकोडिंग है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ना लगता है, इनको समझने लगता है, तो वो क्या कर रहा है, फिर इसको डिकोड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर एनकोडिंग के लिए प्रेषक। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सीखने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। कौन सी टेक्निक को प्रयोग नहीं कर सकते, किसके लिए, भाषा उच्चारण यानी कि लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए। गीत गाना, कविता पाठ, सस्वर पठन, कहानी लिखना। तो देखो, पढ़ने में क्या होगा, पढ़ने में सब यहाँ पर भाषा का उच्चारण होगा, ठीक है, लेकिन लिखने में भाषा का उच्चारण नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 24 देखिए क्वेश्चन नंबर, कि जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे बा बा बा, ना ना ना, ये किसका उदाहरण है, तो ये कजून, इसे कहते हैं बबलाना, ठीक है, रोना गति नहीं बल्कि इसे बबलाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भाषा अधिगम समानता उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, ठीक है, जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण, कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। ये कथन किससे संबंधित है, व्यवहारवादी, प्रकृतिवादी, संज्ञानात्मक, रचनात्मक। एक बात बता दूं मैं, जैसे ही ये आएगा आपके पास उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, ठीक है, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध आएगा तो ये किससे संबंधित था आपको पता होगा, अगर आपने CDP पढ़ी हो ढंग से, तो ये व्यवहारवादी आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। इस कीवर्ड को ध्यान रखिए, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, ये व्यवहारवादी के अंतर्गत आएगा, तो बाकी सही गलत हो जाएंगे, ठीक है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती, यानी कि रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सस्वर पाठन, ठीक है, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, संक्षिप्त रूप का प्रयोग। तो देखिए, जो संक्षिप्त रूप का प्रयोग है ये रीडिंग स्किल थोड़ी ना डेवलप करेगी, बाकी सस्वर पाठन, बारीकी पाठन, निष्कर्ष निकालने के, ये सारे पठन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक अध्यापक का ये मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, ठीक है, व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उनका उपागम किससे मेल खाता है। देखिए, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया वाला हमने देखा था वो था व्यवहारवादी, ऐसे ही जैसे ही व्याकरण आए तो आप समझिए प्रकृतिवादी, क्योंकि जो पहले के लोग थे प्रकृतिवादी, या जो उनका मानना ये था कि व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भाषा को सीखने के लिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को भाषा बोलने के अवसर देना, ठीक है। तो जैसे ही व्याकरण बात आएगी तो आप प्रकृतिवादी पर जाएंगे, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे बेटा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 28 देखिए, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वह किस प्रकार के पठन में संलग्न है। तो मैंने बताया था, जब रुचि की बात हो और रुचि से पढ़ना हो, अपने मन से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपने पठन के लिए विस्तृत कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है, तो सही आंसर होगा विस्तृत पाठन। गहन पठन तो मैंने बताया था किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, बारीकी से पठन कहलाता है एनालिटिक्स, कुछ डाटा या कुछ निकालना हो, ठीक है, विश्लेषण के लिए। चुनौतीपूर्ण पठन इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन से 3 चरण हैं फोनेटिक्स के, वो हैं देखिए यहाँ पर अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम, ठीक है, क्योंकि स्वर्णिम विज्ञान में स्वर्णिम तो आना ही है फोनेटिक्स, दूसरा अक्षर और तुकबंदी को ध्यान रखिए, यानी पहले आएगा अक्षर, फिर राइमिंग, फिर फोनेटिक्स, ठीक, तो सही आंसर होगा तीसरा। इसके बाद एक क्वेश्चन है देखिए, कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी, स्वर्णिम
विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जो अभी बताया था स्वनिम विज्ञान के जो 3 स्तर हैं, अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम, ये विकसित होना कौन सी एज से शुरू हो जाते हैं? तो सही आंसर है 5 से 6 वर्ष की आयु। बेटा इसे तुम्हें याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इस बात की कोई ट्रिक नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे? गलत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का मतलब स्ट्रेटजी लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो पूछ रहा है कि कौन सी लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आपको लिखना सीखना है, बच्चे के लिए लिखना सिखाना है, तो क्या जरूरी नहीं है? मानस चित्रण, जिसे विचाराभ्यास कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, बहुत जरूरी है सोचने समझने के लिए। ठीक है, और मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग भी जरूरी है। मानस मंथन को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, मानस मानचित्रण को ब्रेन मैपिंग कहते हैं। तो ब्रेन मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग दोनों जरूरी है, फ्री राइटिंग भी जरूरी है, और सहपाठियों से समीक्षा रिव्यू करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बस वो उसे लिखना जितना चाहे पहले लिखना, जैसे उसको अवसर देना, जैसे बोलने का अवसर देना, ऐसे ही लिखना सीखने के लिए लिखने का अवसर देना। ठीक है, तो रिव्यू करेंगे तो फिर वो लिखना ही नहीं सीख पाएगा, रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से प्रारंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए ध्यान रखिए, जो बालक जो सीखता है वो संकेत और चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। ठीक है, मस्तिष्क में संकेत और चिन्हों को ग्रहण करता है, संकेत या चिन्ह। ठीक है, संकेत या चिन्हों को ग्रहण करता है, जिसे क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक जागरूकता। प्रतीक ही तो है ये। ठीक है, प्रतीक। इस तरीके का प्रश्न सीडीपी में मिलेगा, प्रतीकात्मक लाक्षणता के नाम से। ठीक है, तो जब भी जीन पियाजे ये आएगा तो उनका मानना था संकेत या चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रतीकात्मक जागरूकता। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे, यानी कि रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब ये होता है, कोई एक क्लास है और क्लास में बच्चों को क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, समूहीकरण। ठीक है, ये देखते हैं कौन कौन बच्चे होशियार हैं और कौन किस स्तर के हैं। यानी कि हमने 2 स्तर बना लिए, ए और बी मान लीजिए। तो जो जैसे कमज़ोर बच्चे हैं, मान लीजिए सेकेंडरी लेवल बी पर आ जाते हैं, स्तर बी में, तो उनको हम अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो स्तर ए के लिए या इन बच्चों के साथ जो है आ सके। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, यानी कि इनके लिए अलग से हमें प्रयास करना पड़ता है और अलग स्तर से इन्हें पढ़ाना पड़ता है, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो ये क्या होगा, किसे कहेंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो शिक्षण के लिए तैयारी यादृच्छिक प्रक्रिया प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु भी शिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 देखिए, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हुए हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक मतलब देखना, चिंतन और अवलोकन, ठीक है, कौशल में वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें, क्योंकि क्या है? चित्र हो, देखने के लिए हो। ठीक है, ये अवलोकन करना, देखना। ठीक है, यही तो है। तो चित्रात्मक पुस्तकें विश्वकोश, मिथक अनुश्रुति और ये शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी बर्तनी स्पेलिंग गलतियां कर रहा है, जैसे उसे कुछ लिखना था। ठीक है, जैसे उसे लिखना है आवाज। ठीक है, उसे लिखना है आवाज, अब उसने आवाज लिख दिया, तो उसने एक इसकी गलती कर दी मात्रा की। तो ये किससे संबंधित है? गति संचलक विषयक विकलांगता, संरचनात्मक विकलांगता, वाक क्षति, बल्कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो पहला और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि क्या आएगा? ये उसके सीखने में प्रॉब्लम है, तो उसको सही करना है। 36 देखिए, किसी नवीन कोश विषयक यानी कि कोई वोकैबुलरी विषयक संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये मैंने बताया था, पाठ्य पुस्तकें विश्वकोश, शब्दकोश नहीं, ये कहलाती हैं वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। जैसे वास्तविक वस्तुएं एक तरीके से शिक्षण सामग्री हैं, शिक्षण
सामग्री। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे संबंधित कुछ भी सिक्के, नक्शे, टिकट आदि बहुत सारी जो TLM जैसी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें वास्तविक वस्तुएं या रियलिया कहलाती हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, सही ऑप्शन है 4th नंबर। 37 देखिए, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बच्चों के साहित्य की श्रेणी में क्या नहीं होगा? देखिए, चित्रात्मक पुस्तकें, विश्वकोश नहीं होगा, विश्वकोश की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बहुत बड़ी वर्ड डिक्शनरी की, ठीक है। शब्दकोश तो जरूरी है और वास्तविक वस्तुएं भी जरूरी हैं, जिसे रियलिया या TLM एक तरीके से कहते हैं। 38 देखिए, भाषा संबंधी विषयों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं। भाषा संबंधी कोई एक्टिविटीज़ करानी है तो उनके चयन के लिए क्या ज़रूरी है। अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक, प्रतिदिन शब्द भंडारों और वाक्य, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, और भाषा के नियमों पर केंद्रित, तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। शब्द भंडार भी बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्कशीट भी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा है कि सीखने का उससे विस्तार मिले, ऐसा ना हो कि बस वो भी जो हम सिखा रहे हैं उतना ही होकर रह जाए, बल्कि उससे कुछ अधिक हो, तो सीखने का उससे विस्तार हो और शिक्षण यानी कि पढ़ाने की भी योग्य हो, ठीक है। तो सही आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में हिंदी जो है राजभाषा के तौर पर वर्णित है और ये अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राजभाषा पहला ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा कभी, बस यहीं पर लोग गड़बड़ी करते हैं। तो राजभाषा ऑप्शन होगा तब सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निपुण जो है द नेशनल, इसका जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फंडामेंटल स्किल का मुख्य केंद्र या मुख्य बिंदु क्या है। तो निपुण है उसकी फुल फॉर्म ही अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और निपुण की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। यानी कि पढ़ना जो है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है एंड न्यूमेरेसी, जिसे FLN के लिए है, ये फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के, यानी बुनियादी क्या हो गया, लैंग्वेज, फंडामेंटल लिटरेसी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए है। बुनियादी साक्षरता आंगनवाड़ी से कक्षा 3, ठीक है, आंगनवाड़ी से, ध्यान रखिए ये कक्षा 3 तक है, और इसका उद्देश्य जो है निपुण का कि मार्च 2025 तक बच्चों के लिए FLN यानी कि फंडामेंटल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कराना, ठीक है, इसको प्राप्त करना, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है उसको जरूर याद कर लीजिए, आंगनबाड़ी से कक्षा 3 तक ये अप्लाई है, मार्च 2025 इसका टारगेट है, और टारगेट है इसका कि जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है इसको कराना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कि समझ के साथ पठन की, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड संख्या बोध, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।